गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जीएस की टेस्ट श्रृंखला कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज शुरुआत करते हैं फिर से जीएस की टेस्ट श्रृंखला। लगभग इसमें 20 से 22 या 25 प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1760, 22 अक्टूबर 1762, 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1759। अब जो है आप लोग जानते हैं कि यानी 22 अक्टूबर दिया तो इसका मतलब 22 अक्टूबर फिक्स हो गया। अब बक्सर के युद्ध वैसे भी आप लोग याद के रहते हैं कि 64 में हुआ था, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 22 अक्टूबर 1764। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में क्या हो गई थी? तूती बोलने लगी थी, मतलब कि उनका यहाँ पर राज्य स्थापित हो गया था। अगला है, इसमें बिहार में दवात पूजा के नाम से कौन सा त्यौहार जाना जाता है? दवात पूजा के नाम से कौन सा त्यौहार जाना जाता है? चित्रगुप्त पूजन, दुर्गा पूजा, छठ पूजा या इंद्र पूजा? और इसे बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में दवात पूजा के कलम दवात पूजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चित्रगुप्त महाराज जी की पूजा की जाती है। इसमें जो कायस्थ जाति होती है, यानी जो श्रीवास्तव लिखते हैं, जो अमिताभ बच्चन वगैरह हैं, ये लोग उसी में आते हैं। ये लोग पहले बहुत ही यानी कि मानसिक क्षमता के धनी होते थे, और ये लोग दीपावली के एक दिन बाद, जिस दिन यानी कि भैया दूज होती है, उस दिन सबसे पहले ये क्या करते हैं? चित्रगुप्त महाराज की पूजा करते हैं और उसमें कलम दवात की पूजा करते हैं। तब उसके बाद ये कोई लेखन कार्य शुरू करते हैं। ओके, तो इसमें समझ में आ गया होगा। तो ये है चित्रगुप्त पूजन। अगला प्रश्न है, बरार की गुफाओं का उपयोग इनमें से किन्होंने अपने आश्रम गृहों के रूप में प्रयोग किया है? बरार की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृहों के रूप में यानी आश्रम के रूप में प्रयोग किया है। आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनियों ने या तांत्रिकों ने? तो बरार गुफाओं की बात की जा रही है, यानी बरार की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा आजीवकों ने। और आजीवक संप्रदाय किससे संबंधित है? आजीवक संप्रदाय इन लोगों ने यहाँ पर यानी कि बरार गुफा की यानी कि ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आजीवक संप्रदाय, और इन्होंने इन बरार की गुफाओं का प्रयोग अपने आश्रम गृहों के रूप में किया था। ओके, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? खेड़ा, चंपारण, बारदोली या बड़ोदरा? सबसे पहले किस किसान आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, चंपारण। 1917 में इन्होंने चंपारण में राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर यानी बुलाने पर ये वहां पर गए थे, और उन्होंने नील की जो खेतीहर मजदूर थे, यानी नील के खेती करने वाले लोग थे, वो भी किसान थे, तो उन्हीं का ही अगुवाई की थी इन्होंने। अगला है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलन से, बिहार के जातीय आंदोलनों के साथ? जनजातीय जातीय आंदोलन अलग हैं, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, अथवा बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ? तो जो सहजानंद सरस्वती हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के इन्होंने ऐसे संबंधित हैं ये, और इन्होंने किसान आंदोलन के साथ जो है काम किया होगा। तो बिहार के किसान आंदोलनों के साथ ये क्या रहे हैं? लगे रहे हैं। अगला प्रश्न है, 1956 के दौरान राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद का विभाजन किन के बीच किया गया था? यानी कि हैदराबाद जो रियासत थी उसका विभाजन किन किन के बीच में कर दिया गया था? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, अथवा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा और कर्नाटक। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तब महाराष्ट्र नहीं था, इसे बॉम्बे प्रोविंस कहा जाता था। आंध्र प्रदेश से लगने वाले जो कन्नड़ भाषी थे उन्हें कर्नाटक में यानी वो क्षेत्र सम्मिलित कर दिया गया। जो मराठी भाषी क्षेत्र थे उन्हें महाराष्ट्र में दे दिया, और जो तेलुगु वाले थे वो आंध्र प्रदेश में रह गए। ठीक है, तो अब आज भी कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य क्या होता है, इस बात को लेकर समस्या उत्पन्न होती है। कई बार कई जगहों पर महाराष्ट्र जो है कर्नाटक के कई क्षेत्रों में अपना क्या करता है, भाषाई आधार पर वो मांग करता है क्षेत्र की। अभी कुछ दिनों पहले भी उनमें आपस में जो है ना, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, यानी झगड़ा हुआ था, क्योंकि महाराष्ट्र बोलता है कि उन क्षेत्रों में जब मराठी भाषी हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर यानी कि वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में आना चाहिए। ठीक है, तो हैदराबाद को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बांट दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो राजमाला ये एक क्या है, ये पुस्तक है। ठीक है, इसमें त्रिपुरा के राजा के विषय में जो है यानी कि जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, 1935 में इसका नाम संयुक्त प्रांत किए जाने से पहले आधुनिक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? यानी कह रहा है कि 1935 से पहले जब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बनाया गया, उसके पहले उसे क्या कहा जाता था? उत्तर भारत का संयुक्त प्रांत, आगरा व इलाहाबाद प्रेसिडेंसी, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत, या आगरा, इलाहाबाद और अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा बताइए, क्योंकि आगरा तो सब में है ही। चलिए बता देते हैं हम, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत, इस नाम से इसे क्या किया जाता था, जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत उपयोग पेड़ पौधे करते हैं? तो सूर्य के कितने यानी कि प्रतिशत का उपयोग पेड़ पौधे करते हैं? 8 से 10, 20 से 30, 5 से 7, 9 से 10। ठीक है, तो वैसे 10% का रूल यदि लगाएंगे तो 10 यहाँ पर भी हो गया, 10 यहाँ पर भी हो गया, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएंगे। लेकिन ये बहुत नज़दीक है, इसे थोड़ा सा कर लीजिए। तो 8 से 10% क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है, किस फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है? यानी कौन सी फसल बो दी जाए तो उसके बाद नाइट्रोजन चाहने वाली फसलों को उगाया जा सकता है? तो गेहूं, धान, मटर या आलू। तो इसका उत्तर है मटर। ठीक है, यानी कि जो फलीदार जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ यानी उसमें रबड़ में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सोडियम, आर्सेनिक, एंटीमनी या गंधक। यदि अभी सल्फर कह दिया जाए तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो उत्तर है वो क्या है, गंधक यानी सल्फर। तो सल्फर मिलाया जाता है उसमें। ठीक है, रबड़ को कड़ा करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक कौन सा है? हीरा है, ग्रेनाइट है, ग्रेफाइट है या फास्फोरस है? देखिए, ये यानी कि ये सब क्या है, अधातुएं हैं, और जो अधातुएं होती हैं विद्युत के कुचालक होती हैं। लेकिन ये और ये दोनों क्या है, अपरूप हैं, किसके, कार्बन के। हीरा तो विद्युत का कुचालक होता है, और ये सबसे कठोर यानी कि वो पदार्थ है। और ग्रेफाइट जो है ये ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है, जिससे कि पेंसिल बनाई जाती है। अगला है, बिजली के बल्ब का तंतु निम्नलिखित धातु का बना होता है? तो किस धातु का बना होता है बिजली का जो तंतु है, वो किस धातु से बना होता है? टंगस्टन, यानी कि बिजली के बल्ब का तंतु।
टंगस्टन से, लोहे से, तांबा से, एल्यूमिनियम से। तो किससे बना होता है? अब तो प्रयोग से वो हट गया है, लेकिन फिर भी अभी तो प्रश्न पूछा जाता है, टंगस्टन से बना होता था। ओके। और जो हीटर में लगता है वो नाइक्रोम का तार होता है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार की मेज में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या समतल अवतल दर्पण का? तो किस प्रकार के, ठीक है, दर्पण दर्पण का प्रयोग होता है? तो समतल दर्पण का तो प्रयोग होता नहीं है, ठीक है, यानी कि इसमें श्रृंगार के मेज में, ठीक है, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? ओके, इसमें अवतल, समतल, उत्तल, समतल अवतल। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, ठीक है, वैसे उत्तर होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जो चित्र होता है वो काफी बड़ा दिखाई पड़ता है, यानी कि स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो जो सिर्फ श्रृंगार की इमेज नहीं है, बल्कि उसमें जो हज्जाम की इमेज होते हैं, यानी नाई की जो वो होता है, प्रयोग किया जाता है, शीशा, वहां पर भी, ठीक है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है, गोदावरी कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है, यमुना को कहा जाता है? ठीक है, तो यदि आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। कोसी को कहा जाता है, और यही वो नदी है जो भारत में अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। ठीक है, तो कोसी नदी बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समूह में जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? घास, पुष्प, चमड़ा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक और नींबू, नींबू का रस, ठीक है, और केक, लकड़ी एवं घास। तो आपको पता है कि जैव निम्नीकरण के द्वारा प्लास्टिक को क्या नहीं किया सकता है, नहीं गलाया सकता, यानी कि जैव निम्नीकरण प्लास्टिक नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? बी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ठीक है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के सॉरी निचली सतह में, या वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, या इनमें से कहीं पर भी नहीं। अब क्वेश्चन में आपको पूछ लिया है, ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? सतह का नाम नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, ऊपरी, मध्य में, या किस सतह में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बिल्कुल निचले सतह में तो पाया नहीं जाता है, ठीक है, तो वायुमंडल के मध्य सतह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है? सूखे घास और पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबड़ और प्लास्टिक। तो आप लोग जानते हैं प्लास्टिक, रबड़ और पॉलीथीन बैग ये सब क्या हैं? प्लास्टिक से बने होते हैं। तो ये जैव अपघटित नहीं होते हैं। जैव अपघटित होने वाले क्या हैं? सूखे घास, पत्ते, ये है। अगला प्रश्न है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? हरा पौधा, मेढक, टिड्डा या सर्प? तृतीयक उपभोक्ता की बात हो रही है। हरा पौधा, उत्पादक, ठीक है, टिड्डा क्या है? टिड्डा है आपका प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता मेढक है, तृतीयक है सर्प। यानी कि हरे पौधे के टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को कौन खाता है? सर्प खाता है। तो तृतीयक उपभोक्ता कौन है?
सर्फ है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल निम्नलिखित में से किस कंपनी के सीईओ नवंबर 2021 में बनाए गए थे? गूगल के, ट्विटर के, फ्लिपकार्ट के या फेसबुक के? तो पराग अग्रवाल किसके सीईओ थे? ट्विटर के। और ये प्रश्न मैंने क्यों करवाया ये आप लोगों को पता है, क्योंकि ट्विटर में जो कंट्रोवर्सी हुई है, ठीक है, उसमें पराग अग्रवाल क्या हुए हैं? प्रभावित हुए हैं। अगला प्रश्न है, सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है सब्जियों के उत्पादन में। भारत के किस राज्य में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या गुजरात में? तो इसका उत्तर क्या होगा? मूंगफली तिलहन फसल है, ये गुजरात में। अगला प्रश्न है, स्वर्ण उत्पादन के मामले में किस देश का विश्व में पहला स्थान है? यानी सबसे ज्यादा सोना दक्षिण अफ्रीका में पैदा हो यानी उत्पादित होता है, रूस में होता है, चीन में होता है या अफ्रीका में होता है? सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन की बात हो रही है, ठीक है। तो सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो होता है आपका चीन में। चीन का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के कृषिगत एवं प्रसंस्कृत निर्यातों में शीर्ष स्थान पर कौन आता है? यानी कि कृषिगत और प्रसंस्कृत निर्यात के अंतर्गत, यानी कृषि से संबंधित और या जिसे प्रसंस्कृत करके बेचा जाता है, ठीक है, वो कौन सा है सबसे ज्यादा? चावल, मसाले, कपास या चाय? तो कौन बेचा जाता है? कृषिगत के अंतर्गत आता है चावल। ओके, निर्यात की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा निर्यात, ठीक है, यानी कि किनका होता है? तो ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ प्रश्न और आप लोग अभ्यास करते रहिए लगातार, अपना ध्यान रखिए। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने समूहों में यानी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि कुछ लोग यदि हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएं। और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।